गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, अभिवादन। आप पिछले दिनों में नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आपको लगातार याद दिलाता रहा हूँ पाकिस्तान के चुनाव के बारे में कि वहाँ पर जो इलेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के लिए अनाउंस कर रखे हैं। न सिर्फ उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन अनाउंस किए हैं, बल्कि उन्होंने तमाम लोगों पर इस बात की पाबंदी लगाई है, पत्रकारों पर, चाहे जर्नलिस्ट हों या तमाम टीवी चैनल्स हों, मीडिया, हर एक आदमी पर उन्होंने ये पाबंदी लगा रखी है। तमाम ओहदेदारों पर ये पाबंदी लगा रखी है कि चुनाव को लेकर किसी भी किस्म की कोई गलतफ़हमी इस तरह की ना फैलाई जाए कि चुनाव वक़्त पर नहीं होंगे, यानी कि 8 फरवरी को चुनाव नहीं होंगे। अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि 8 फरवरी को चुनाव किसी भी हालत में होंगे। ये पत्थर पर खींची लकीर की तरह से है कि वो चुनाव करने पर आमादा हैं। मैं उसके बावजूद आपसे लगातार ये कहता रहा हूँ कि चुनाव वक़्त पर नहीं होंगे, और एस्टेब्लिशमेंट ये पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव वक़्त पर ना हो, क्योंकि उनकी जो ये बनाई हुई कैबिनेट है, इस समय जो कैबिनेट काम कर रही है, इस कैबिनेट पर उनका भरोसा है। ये तमाम ये इस कैबिनेट के काम करने के तरीके से भी अगर आप शुरू से देखिए कि ये कैबिनेट किस तरह से काम कर रही है, तो जो 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 इस तरह की जो कैबिनेट बनती है, केयरटेकर गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है, वो बेसिकली होती है चुनाव करवाने के लिए। बाकी जो एग्ज़ीक्यूटिव फैसले होते हैं, उनका उसमें कोई लेना-देना नहीं होता है, ना इनको करने होते हैं, इनके हक में नहीं होता है। लेकिन आप ये देखिए, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, वो इस पर फैसले करते रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट कानून में इस तरह का बदलाव करके गई थी कि जिसमें ये फ़ाइनेंशियल फैसले कर सकते थे। वो करने के पीछे एक लॉजिकल रीज़निंग समझ में आती थी कि वो आईएमएफ को फैसिलिटेट कर रहे थे कि इनके रहते हुए आईएमएफ यहाँ पर रिव्यू के लिए आएगा, इनको फैसले करने होंगे, कंप्रोमाइज़ करने होंगे, या जो भी समझौता करना होगा इनको आईएमएफ के साथ बैठकर, उसके लिए इनके पास अगर संवैधानिक तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होंगे इनके पास, तो ज़ाहिर है फिर आईएमएफ इनकी बात को सीरियसली नहीं लेगा। तो जिसके चलते वो बदलाव किए गए और इनको वो ताकत दी गई जिससे ये आर्थिक या इकोनॉमिक फैसले अपने कर पाएँ, एक बात। दूसरी बात, जिसकी तरफ मैंने आपको इशारा किया था कि अगर आप फाइनेंशियल फैसलों को छोड़ दें, तो फिर जो और दूसरे इलाकों में और दूसरे एरियाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं, वो इस गवर्नमेंट को करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि तमाम फैसले जो ये कर रहे थे, वो सब के सब बेसिकली इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से बाहर थे, जो इनके प्रीव्यू में नहीं आते हैं। आप यूँ कहिए इनके प्रीव्यू में वो तमाम चीज़ें नहीं आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अफ़गान पॉलिसी को ले लीजिए, तो अफ़गान पॉलिसी का बनाया जाना या इवन एसआईएफसी का बनाया जाना, चलिए एसआईएफसी को आप ये मान सकते हैं कि वो इकोनॉमिक डोमेन में आप उसको डाल सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो चेंजेस किए गए इनके राइट्स में, उसमें वो कवर हो जाते हैं। लेकिन जो अफ़गान पॉलिसी था, इसका तो इकोनॉमिक राइट से मतलब नहीं था कोई, ये एक पॉलिटिकल फैसला था और लॉन्ग टर्म फैसला था। एक ऐसी गवर्नमेंट का लिया हुआ फैसला था जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और उसको आकर एक ऐसी गवर्नमेंट ने बदला उस पॉलिसी को, और तमाम बदलाव किए उस पॉलिसी में, जिसके लॉन्ग टर्म न सिर्फ इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि अ, उसका इनके पास, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को देखा जाए, तो उसमें कोई तुक नहीं बनता था कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट उस फैसले को बदले जिसे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लिया था। खैर, ये हुई एक बात। दूसरी तरफ जब मुझे हमेशा नज़र आता था कि एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, एक अपना इतिहास है पाकिस्तान का, जिसमें आप ये पाएँगे कि क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट, क्या कहती है सिविल सोसाइटी, क्या कहते हैं कोई और, इसके कोई बड़े मायने नहीं होते हैं। होता वही है जो फ़ौज ने चाहा। हमारे यहाँ रामायण में कहा गया है ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। पर यहाँ होता है कि हुई है वही जो फ़ौज रच राखा। यहाँ पर किस्सा इस तरह चलता है पाकिस्तान में। तो जो फ़ौज रच राखा में बात क्या आती है कि वो बड़े कंफर्टेबल थे इस सेटअप के साथ में। और अगर आप इन जो जो मिनिस्टर्स हैं इस समय बने हुए, जो लोग काम कर रहे हैं इस समय केयरटेकर गवर्नमेंट में, किसी से बात करें, तो आप पाएँगे कि उनसे जो वादे करके लाया गया था, वो कम से कम 16 महीने का वादा करके लाया गया था कि कम से कम 16 महीने आप ज़रूर रहेंगे। तो अभी तो वो वक़्त नहीं हुआ, तो ज़ाहिर है कि वो सब भी बेचैन थे जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर क्या मायने रखता है, जब मालिक लोग आपके साथ हैं, द बिग ब्रदर्स, और वो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं, वो सब न करने का जो कोई कोर्ट कह रही हो। कोर्ट क्या चीज़ होती है पाकिस्तान में भाई? कोर्ट वही कहती है या करती है अल्टीमेटली, या उसको करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो फ़ौज चाहती है। बात वहीं की वहीं घूम फिर कर आ जाती है। आप अब देखिए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ?
मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो बात मैं आपसे महीनों से कह रहा था, अब उसके आपको निशान नज़र आने लग गए हैं कि किस तरह से धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ा जा रहा है, जहाँ पर इलेक्शंस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अम, जीएनएन एक टीवी चैनल है। जीएनएन एक टीवी चैनल है जहाँ पर पीएमएलएन के एक लीडर ने आकर क्या नाम है उनका? हाँ, तारिक खालिद संधू। तारिक खालिद संधू साहब ने इनका नाम है क्या? अकबर बाजवा के शो में आकर जीएनएन में बोला उन्होंने। तो मैंने नाम इसलिए लिख लिया कि ये नाम मेरी उस पकड़ में नहीं थे और ये प्रोमिनेंसी उस तरह की नहीं होती इन लीडर्स की कि मैं याद रखूँ। तो खैर, तो ये जनाब पीएमएलएन के लीडर ने जीएनएन के इस शो में आकर, अकबर बाजवा के शो में आकर ये बात कही कि आने वाले दिनों में अगर आपको ये लग रहा है कि उन लोगों को जिन्होंने 9 मई में पार्टिसिपेट किया, उनको किसी तरह की माफ़ी होने जा रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर पीटीआई का मतलब ये कि उन लोगों को माफ़ी दे दी जाएगी या उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा या उनके साथ रियायत बरती जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अभी तुरंत जो जीएनएन के शो में अकबर बाजवा के शो में इन्होंने ये बात कही है। अच्छा, फिर उन्होंने उस पे ऐड ऑन किया कि आप ये भी देखिए कि माज़ी करीब में यानी कि बहुत जल्दी ही, अब बहुत जल्दी का मतलब विदिन फ्यू मंथ्स एक ऐसे शख्स जो फ़िलहाल इन सर्विस हैं। अब इन सर्विस के मायने आप जो भी निकालें, एक बात तो ज़ाहिर है कि वो इन सर्विस के मायने जो लिंग्विस्टिकली जो मीनिंग निकलता है वो ये कि वो जनाब अभी सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में जब किसी को कहा जाता है कि इन सर्विस लोगों में, वो मायने उसके ये होते हैं कि फ़ौज में। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही है, लेकिन अगर ऐसा माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलर लिंगो है, उसमें मायने यही निकलते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि क्या ये एक ऐसे शख्स हैं जो नवंबर के बाद कहीं रिटायर हो जिनको अभी-अभी एक्सटेंशन मिला है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। फिर उनसे कहा गया कि क्या ये वो शख्स है जिनको अभी-भी एक्सटेंशन मिला है? तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। फिर उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताएँ कि तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको ये इंडिकेट कर सकता हूँ कि अराउंड जुलाई सॉरी अराउंड इलेक्शंस ये साहब फारिग हो जाएँगे, इन द सेंस कि रिटायरमेंट में या तो चले जाएँगे या रिटायर कर दिया जाएगा, व्हाटएवर बट बेसिकली वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएँगे अराउंड इलेक्शंस। और उसी वक़्त के आस-पास जैसे ही वो बाहर किए जाएँगे, रिटायरमेंट अपना लेंगे या रिटायर कर दिया जाएगा, जो भी होगा, उसके इमीडिएटली बाद वो आकर इमरान खान के खिलाफ कुछ खुलासे करेंगे, वादा माफ़ गवाह बन जाएँगे। अच्छा, वादा माफ़ गवाह क्या होता है? वादा माफ़ गवाह का मतलब ये भी है कि उन्होंने भी कुछ किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। एक तरह से सरकारी गवाह बना लिया जाएगा। तो अब एक बात ये हुई। तो इसके मायने क्या हुए? अगर पीएमएलएन के लीडर को ये बात मालूम है कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है और वो पहले से इस बात को प्रेडिक्ट करके एक नेशनल नेटवर्क पर बैठकर ये बात कह रहा है, मायने इसके क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फिक्स्ड मैच है। ये सारे का सारा मैच फिक्स्ड है, जहाँ पीएमएलएन को लाने की तैयारी में पीएमएलएन के नेताओं को ये बता दिया गया है कि दरअसल आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इसके अलावा मैं आपको जो अपनी बात के सबूत में इन द सेंस कि इलेक्शंस डिले होने जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ और वो ये 22 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की जो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जहाँ पर ये बताया गया है कि साहब केपी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्टोरल प्रोसेस में, उनको एनओसी लेनी होगी, नंबर 1। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनको एक एसओपी के अंडर में करनी होगी, एक एसओपी बना दी जाएगी, उस एसओपी के अंडर में ही उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाएगी, इलेक्टोरल पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो अभी इस समय इंसिडेंट्स हो रहे हैं वायलेंस के, ये आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसका अंदेशा है कि ये बढ़ेंगे और ये भी कि ये इतने बढ़ जाएँ कि इलेक्टोरल प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये ऑलरेडी कह दिया गया है। अच्छा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पीएमएलएन, एएनपी और जमात के लोगों को वो लोग टारगेट पे हैं। इन तीनों पार्टियों के लोग जो हैं वो टारगेट पर हैं। ये पार्टियाँ टारगेट पे हैं, इनके लीडर्स टारगेट पर हैं टेररिस्ट के। सो ये हुई और बात। अब आप ये देखिए, मैं आपको शुरू से क्या कहता था कि एक वक़्त आएगा जहाँ पर सिक्योरिटी के खतरात बताए जाएँगे और उन खतरात के चलते फिर कोर्ट से कहा जाएगा कि साहब हम क्या करें? हम तो यहाँ बिज़ी हैं, हम ये सारी चीज़ें सँभाल ही नहीं सकते और सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस
चूँकि चल नहीं सकता है और चूँकि इलेक्शनरिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नहीं कर पा रही हैं। नतीजन ये कि वो चुनाव को लेट किया जाए। अदरवाइज़ जब वो कैंपेनिंग नहीं कर पाएँगी पॉलिटिकल पार्टीज़ खुलकर, तो भला ऐसे में किसी भी इलेक्शन के मायने क्या रह जाएँगे और उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कहीं भी दुनिया में। तो ये बात आने वाले दिनों में आप पाएँगे दिन पर दिन ज़ोर पकड़ेगी और दिन पर दिन बढ़ेगी। रिपोर्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, मेरी आपकी या किसी पत्रकार की नहीं है। तो और इसको बाकायदा फॉर्मली इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सबमिट किया गया है 22 नवंबर को, याद रखिए। तो ये चीज़ें उस तरफ अब हौले-हौले, धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। और यही वो रीज़न है, आपको याद होगा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वायलेंस इज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट वेयर ये वायलेंस आखिरी तरीका होगा जिसको बहाना बनाकर फ़ौज ये बात सामने रखेगी कि भई इलेक्शन टाइम पे नहीं हो सकते। इसके पीछे एक और बात भी है जिसकी तरफ मैंने आपको कल इशारा किया था और वो ये कि इमरान की पॉपुलैरिटी। अब याद रखें केपी के में उनका बहुत ज़ोर है इमरान खान का, ओके? पिछले 48 घंटों में, पिछले 2 दिनों में, 2 से 3 दिनों में 2 वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं पीटीआई के। उन दोनों में ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ है। नतीजा क्या है कि मैं केपी की बात कर रहा हूँ। नतीजा क्या है कि उनको ये मालूम है कि केपी में नहीं कुछ हो पा रहा है अभी तक और जो पॉपुलर वोट है वो उसका स्विंग इमरान खान की तरफ को है। नतीजा ये कि आप वो रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हैं। याद रहे, चूँकि दुनिया की इस समय फाइनेंशियली ये लोग आईएमएफ की तरफ देख रहे हैं, हेंस जो दुनिया की पावर्स हैं वो इस इलेक्शन को भी गौर से देख रही हैं और बहुत कुछ जिसको कहते हैं ना वो नंगी रिगिंग कर पाना इन लोगों के लिए जो नंगा मैनिपुलेशन है इलेक्शंस में जो 2018 में किया गया था, उस तरह का मैनिपुलेशन अब पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक़्त फिर भी ठीक-ठाक थी। इस वक़्त हालत बहुत ख़राब है। इस वक़्त आप $1-1 के लिए लिटरली भीख माँग रहे हैं और डिपेंडेंट हैं बाहर के लोगों पर। बाहर के जो लोग हैं वो लगातार अपने नखरे मार रहे हैं, पैसे देने में और बाकायदा शर्तें लगा रहे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो, कोई भी हो। पाकिस्तान मीडिया उसके बारे में क्या कहता है, मैं उसमें बेफ़िक्र हूँ बिकॉज़ वो कुछ कुछ सच होता है, कुछ नहीं होता है और एक नैरेटिव को वहाँ कैरी आउट किया जा रहा है। मेरी आपकी ये मजबूरी नहीं है, हम ये खुलकर बात कह सकते हैं। तो बेसिकली चाहे टर्म्स आप ये देख लिए, चाहे वो रिकॉर्डिंग को लेकर है, सऊदी ने कैसी-कैसी टर्म्स लगा रखी हैं। जो बारिक गोल्ड की टर्म्स हैं, वो आपने सुन ली हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने अपना शेयर डाइल्यूट करने से बिल्कुल मना कर दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब भी कह रही है कि हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कायम रहे, पर ये उम्मीदें जब टूटेंगी तो सब कुछ धड़ाम से गिरता है। वो कुछ नहीं होने वाला, बैरिक गोल्ड एक पैसे का अपना शेयर नहीं निकालने वाला, लिक्विडेट नहीं कर रहा है। सो ये हुई वो किस्से और ये वो बेसिस हैं। मैं आपको छोटे वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इतने दिन से मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा था, धीरे-धीरे आप ये पाएँगे कि अब पाकिस्तानी फ़ौज उस लाइन पर चल निकली है, जहाँ पर अ, इमरान के इम्पैक्ट को देखते हुए और अपनी मैनोवरेबिलिटी को कम होते हुए देखते हुए, ये देखते हुए कि वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर पाएँगे इलेक्शंस में और जितना कर पाएँगे उतना शायद काफ़ी नहीं होगा अकेले नवाज़ शरीफ को पीएमएलएन को ऊपर लाने के लिए। तो अब इलेक्शंस को डिले करने की बात आ रही है और उसके लिए जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, बहाने हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। ये दोस्तों मुझे आपको बताना था कि आप इस पर गौर करिएगा, आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है। अभी तक इसकी पूरी उम्मीद है। आप ये देखें कि जो कुछ इस समय पीएमएलएन ने ये जिस तरह से पीएमएलएन की लीडर ने जीएनएन पर आकर ये बात बोली है, आप ये देखिए इससे एक और नैरेटिव पे फ़र्क पड़ रहा है और वो ये कि जो पीटीआई है, पीटीआई का जो नैरेटिव है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, ये कहते हुए कि कैसा कैसा मिक्स्ड मैच है या कैसा फिक्स्ड मैच पीएमएलएन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रही है और हमारे साथ घात की जा रही है। तो उनका नैरेटिव और जिस तरह का सोशल मीडिया वो मैनेज करते हैं, मैनिपुलेशन मैं कहूँ ना कहूँ, जिस तरह का सोशल मीडिया मैनेजमेंट उनका है, जिसके ज़रिए वो माइंड मेकअप करवाते हैं लोगों का, इम्पैक्ट छोड़ते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस किस्म की हरकतें पीएमएलएन के लोगों की कर रहे हैं इस वक़्त, आप पाएँगे कि ये सब उसी तरफ जाता आपको नज़र आ रहा है। एक और बात जो जिसकी तरफ मैं आपको बार-बार कहता भी रहा हूँ पहले, वो ये कि आप ये देखिए अभी तक इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई ऐसी शुरू नहीं हुई है पीएमएलएन की। कोई कॉर्नर मीटिंग्स ऐसी नहीं हो रही हैं, कोई ऐसे जलसे नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। व्हेयरएज़ इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम देखें तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी एक बात है कि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन नहीं होगा। और वो एक हल्की-फुल्की एक्टिविटी वो दिखाते रहते हैं, जो दिखावा दिखावा है बेसिकली जो क्रिएट किया जा रहा है। बाकी और कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, कोई और क्या कहता है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि वो कहा गया है ना, "होई है वही जो राम रच रखा", ना, पाकिस्तान में कुछ और कहते हैं, "होई है सोई, होई है वही जो फ़ौज रच रखा", तो वही होगा जो फ़ौज चाहती है, बाकी सब सब माया है, बाकी सब माया है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और तब आपको करेंगे कुछ और अपडेट। बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे।